गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे मानव पोषण के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बायोलॉजी का तीसरा टॉपिक है भाई, और टॉपिक है आज का मानव पोषण। तो देखिए, ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स, मानव पोषण। पोषण एक जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है, जिसमें मानव शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए बाहर से कुछ पोषक तत्व खाद्य पदार्थ के लिए लेता है। पोषण की प्रक्रिया पोषण की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। पोषक तत्वों का सेवन करना, पाचन करना, अवशोषण करना और मिलाना। तो इस तरह से पोषण के 4 स्टेप होते हैं। पोषण पोषण को पोषक तत्वों को रुधिर के माध्यम से कोशिका तक पहुंचाना एसिमिलेशन कहलाता है। ऐसे ये अवशोषण या इसके बाद में मिलाना जो है एसिमिलेशन कहलाता है। उसके बाद में है भाई उत्सर्जन। बॉडी से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। देखिए, पोषक तत्व कौन कौन से पोषक तत्व हैं। पोषक तत्वों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि स्थूल पोषक तत्व और आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। उच्च सेवन वाले पोषक तत्व और निम्न सेवन वाले पोषक तत्व, कार्बनिक यौगिक वाले तत्व और अकार्बनिक यौगिक वाले तत्व। इस तरह से 2 प्रकार से पोषक तत्वों को बांटा जाता है। यदि मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या स्थूल पोषक तत्वों की बात करूं तो इसका उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। और यदि मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले पदार्थों की बात करूं तो इसका उदाहरण है पानी और खनिज। पानी और खनिज इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। इसके बाद में है आपका विटामिन, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल। ये सारे के सारे जो हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि स्थूल पोषक तत्व हैं। अब देखिए, पहले चर्चा करता हूँ कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बो प्लस कार्बन कार्बन यानी कि सी, हाइड्रेट पानी H2O। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहा भाई? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित हो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, 1:2:1। ये कार्बोहाइड्रेट का अनुपात है, 1:2:1। जिस तरह से उदाहरण है C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाता है, तो ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। इसका उदाहरण ग्लूकोज से 6H12O6, यानी कि कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, अनुपात 6:12:1। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो 1:2:1 हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे यौगिक होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के अणु होते हैं। विशेष है भाई, ये प्रश्न आता है, ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अर्थात इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर ध्यान रखना, 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन के 2 स्थान होते हैं, यानी कि यह डाइजेस्ट कहाँ कहाँ होता है कार्बोहाइड्रेट, ये देखिए। एक तो यह मुंह में डाइजेस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट होता है? भी मुंह में डाइजेस्ट होता है। एंजाइम की वजह से, स्लीवरी एंजाइम जो होते हैं, या इसको हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। जो हमारे मुंह की लार होती है उसमें आपका टाइलिन एंजाइम होता है हमारे मुंह की लार में। और इसमें भाई आपका बता दें, लार में 99% पानी होता है। तो यहाँ इसमें आंशिक रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है छोटी आंत में। एंजाइम की वजह से यहाँ पाचन होता है। और एंजाइम जो है वो कौन सा होता है भाई? ये होता है आपका
एमाइलेज एंजाइम, अग्नाशय रस में यह होता है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है। एक दिन में न्यूनतम आवश्यक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 350 से 400 ग्राम होनी चाहिए। एक दिन में न्यूनतम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 350 से 400 ग्राम मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सैकेराइड। देखिए कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां, कार्बोहाइड्रेट की इकाई सैकेराइड या शुगर कहलाती है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या कहलाती है? सैकेराइड या शुगर कहलाती है। अब इसमें यदि सैकेराइड इकाई के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 भागों में बांटते हैं कार्बोहाइड्रेट को, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। इसको 3 भागों में हम बांटते हैं कार्बोहाइड्रेट को। एक तो है आपका मोनोसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड, एक ओलिगोसैकेराइड। देखें आगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या कहलाता है? मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें केवल एक ही सैकेराइड इकाई उपस्थित हो उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं। यानी कि शर्करा का केवल एक अणु हो, उनको क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ये सबसे छोटे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सबसे छोटे होते हैं ये। इन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 3 से 7 कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। इनके अंदर कितनी श्रृंखलाएं होती हैं? 3 से 7 कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। 3 श्रृंखलाएं, 4 श्रृंखलाएं, 5 श्रृंखलाएं, 6 श्रृंखलाएं, 7 श्रृंखलाएं, इस तरह से श्रृंखलाओं में यह उपस्थित होता है। यदि उदाहरण की बारे में बात करें तो देखें उदाहरण ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है और इसके स्रोत हैं फल और जूस। दूसरा नाम हम इसमें रुधिर, इसको ग्लूकोज को रुधिर शर्करा भी कहते हैं, ब्लड शुगर भी कहते हैं। फिर है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज के स्रोत फल और गन्ना है और इसका दूसरा नाम है गन्ना शर्करा। फ्रैक्टोज एक प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है भाई। फ्रैक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद में ग्लैक्टोज, यह लैक्टोज शर्करा के टूटने से बनता है। ग्लैक्टोज नोट क्या देखिए, ऊर्जा का तत्काल स्रोत भोजन कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है तत्काल इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और प्रकार कौन सी? मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज। नेक्स्ट देखें ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास एक से अधिक लेकिन 10 से कम सैकेराइड हों, सैकेराइड इकाइयाँ हों, उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। यानी कि 10 से कम हों और आपका 1 से ज़्यादा हो, जैसे 2 शर्करा, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, इस तरह से। लेकिन ये होते क्या हैं? 10 से कम हो। इसका उदाहरण कौन सा है? उदाहरण और देख लीजिए भाई, इसका जो ओलिगोसैकेराइड है इसका उदाहरण है लैक्टोज। लैक्टोज उसके बाद में इसको हम ग्लूकोज प्लस में ग्लैक्टोज होते हैं, दूध से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त माल्टोज, माल्टोज ड्राई फ्रूट से प्राप्त होता है। उसके बाद में सुक्रोज, स्रोत इसका गुड़ है, सुक्रोज का स्रोत गुड़ है। दूसरा नाम टेबल शर्करा या शहद शर्करा इसको बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड, तीसरी जो कार्बोहाइड्रेट की प्रकार है वो कौन सी? पॉलीसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 10 से ज़्यादा सैकेराइड इकाई मौजूद होती हैं उन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जटिल रूप वाले सैकेराइड होते हैं। पॉलीसैकेराइड 2 रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन से रूप में? देखिए पॉलीसैकेराइड, एक तो है भी आपका भंडारण रूप, एक तो कौन सा भंडारण रूप, एक है संरचनात्मक रूप। अब भंडारण रूप कौन सा है? जैसे ग्लाइकोजन, यह मानव शरीर में उपस्थित होता है। स्टार्च आलू, चावल तथा मक्का में पाया जाता है। यह पौधों का भंडारण रूप है। ठीक है, दलिया वगैरह में भी यह भंडारित होता है। अब संरचनात्मक रूप में कोशिका भित्ति, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। अब सेलुलोज किसका उदाहरण है? सेलुलोज पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। ये प्रश्न पूछा गया था कि सेलुलोज किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो सेलुलोज जो है वो पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। ठीक है, काइटिन, ये कवकों की कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। कीड़ों की बाहरी परत काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है आपका, इसके अतिरिक्त है भाई आपका ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, इनुलिन है, सेलुलोज है, काइटिन है। ये सारे के सारे इसमें इसके उदाहरण हैं। ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। किसके?
पॉलीसेकेराइड के। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। सेलुलोज ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये विशेष है भाई, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा है? आपका सेलुलोज है। यह पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट, एस्पर्टेम, सबसे मीठा कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट एस्पर्टेम है और ये इसके उदाहरण हैं। सुक्रोलोज है, स्केरेटीन है, डेक्सट्रोज है, ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। दूसरा जो आपका पोषक तत्व है वो है भाई आपका प्रोटीन। बता दें, प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जिससे शरीर का निर्माण होता है। यह बॉडी के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। ये कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन भी कैसा यौगिक है? एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन ऊर्जा के अणु होते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन 4.1 से 4.2 कैलोरी ऊर्जा रखता है। प्रोटीन के खोजकर्ता मूलर हैं। मूल्डर कौन है भाई? मूल्डर, MULDER, मूल्डर है। प्रोटीन नाम दिया किसने? तो ब्रिजिलियस के द्वारा प्रोटीन नाम दिया गया है। खोजकर्ता जो हो मूल्डर है, ध्यान रखना। इसके बाद में है आपका प्रोटीन की संरचना की खोज पम्बलिंग के द्वारा की गई थी। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो अम्ल है। कौन सी इकाई है? एमिनो अम्ल। एक प्रोटीन के निर्माण में न्यूनतम 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। एमिनो अम्ल का सूत्र देख लीजिए, ये एमिनो अम्ल का सूत्र है। ठीक है, एम्बोर्टिक होते हैं ये। नेक्स्ट देखें, अगर 1 ग्राम एक कार्बन के साथ उसकी 4 संयोजकताओं पर 4 अलग अलग कार्बनिक समूह जुड़े हों तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? चिरल कार्बन कहते हैं। प्रोटीन के कार्य कौन कौन से हैं ये देखें भाई। यह हमारी मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। यह कोशिका का ऊर्जा अणु भी होता है। यह अंगों तथा ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। यह जीवन की आधारशिला है। यह घाव को भरने वाला यौगिक होता है। एमिनो अम्ल के प्रकार, उदासीन एमिनो अम्ल उदाहरण है एलिनिन है, ग्लाइसिन है, वेलिन है। फिर एल्कोहलिक एमिनो अम्ल, ये एमिनो अम्ल के प्रकार हैं। एमिनो अम्ल होते हैं ना प्रोटीन, तो एमिनो अम्ल के देखिए उदाहरण एलिनिन है, ग्लाइसिन है, एल्कोहलिक एमिनो अम्ल ऐसे एमिनो अम्ल जिनमें एक एल्कोहलिक समूह मौजूद होता है। स्क्रीन इसका उदाहरण है। सीरिन अम्लीय एमिनो अम्ल उदाहरण है आपका ग्लूटामिक एसिड। अक्षारीय एमिनो अम्ल ये अलग अलग प्रकार के हैं। यानी कि प्रोटीन का आप ये ध्यान रखिए, इसकी खोज किसने की थी और यह शरीर को बनाने वाला पोषक तत्व होता है। नेक्स्ट है एमिनो अम्ल। देखिए आगे चल के जरूरत के हिसाब से 2 प्रकार के हो जाएंगे, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल के स्रोत जैसे कि सोयाबीन, ये प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में लगभग 40% प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। गेहूँ, अंडा ये इसके उदाहरण हैं। दालें, मशरूम। ठीक है, 1 अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। 14 ग्राम प्रोटीन जो है वो 100 ग्राम पनीर में होता है। 45 से 46 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम सोयाबीन में होता है। ये बताया कि भाई आपका सोयाबीन में कितने % होता है। प्रोटीन का पाचन 2 स्थानों पर होता है। एक तो पेट में होता है, दूसरा छोटी आंत में होता है। पेट में जो पाचन होता है वो पेप्सिन एंजाइम के कारण से होता है और ट्राइप्सिन एंजाइम के कारण से छोटी आंत में इसका पाचन होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां देख लीजिए। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां देखिए, प्रोटीन की कमी से एक तो क्वाशियोरकर की बीमारी होती है, जो यह 2 से 5 साल के बच्चों में होती है। लक्षण बालों का झड़ना, भूख न लगना और पेट बढ़ जाना। फिर प्रोटीन की अधिकता से क्या बीमारी होती है? प्रोटीन की अधिकता से क्या बीमारी होती है भाई? इसमें अमोनिया की मात्रा जो है, किडनी खराब हो जाती है, अमोनिया की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। इसके बाद में प्रोटीन की कमी से 1-2 साल के बच्चों में जो बीमारी होती है उसको मार्मस कहा जाता है। मार्मस की बीमारी भी प्रोटीन की कमी से होती है।
इसमें झुर्रीदार शरीर हो जाएगा, सूखी त्वचा हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, मानसिक एवं शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी। लिपिड्स लिपिड क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक से बने हुए होते हैं। लिपिड भी एक प्रकार का ऊर्जा देने वाला यौगिक होता है। 1 ग्राम लिपिड में 9.3 कैलोरी होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से लगभग दोगुनी होती है। लिपिड्स यानी कि फैट हम इसको कह सकते हैं। ये हाइड्रो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये पानी में अघुलनशील होते हैं, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं जैसे क्लोरोफार्म, बेंजीन आदि। ठीक है, ये लिपिड है। इसके स्रोत, यदि लिपिड के स्रोत की मैं बात करूं तो स्रोत देख लीजिए भाई, मूंगफली है, समुद्री जीव है, मछली है, मांस है, घी है, तेल है, तली हुई चीजें हैं। ये सारे के सारे किसके स्रोत हैं? लिपिड के स्रोत हैं। लिपिड में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि हम जो कार्बोहाइड्रेट को सेवन जो है लिपिड से ज्यादा करते हैं। लिपिड का पाचन हमारे शरीर में छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका पाचन होता है। ठीक है, पित्तरस और एंजाइम के माध्यम से इसका पाचन होता है। जो हमारा बाइल जूस है, बाइल जूस जो है लीवर जनरेट करता है, और लीवर जो बाइल जूस जनरेट करता है, इससे इसका पाचन होता है। एक लाइपेज एंजाइम है जो अग्नाशय रस में होता है। ठीक है, ये इसका पाचन करता है। लिपिड की आवश्यक मात्रा, लिपिड की जो आवश्यक मात्रा है प्रतिदिन 40 से 70 ग्राम प्रतिदिन लिपिड आदमी को चाहिए होता है भाई। और लिपिड के कार्य, यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यह हमारे शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, यह हमारे त्वचा को जो है वाटर प्रूफ बनाता है, ये कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में सहायक होते हैं। लिपिड के प्रकार, लिपिड 3 अंगों में विभाजित होता है। लिपिड के कुल कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। सामान्य लिपिड, और आपका है संयोगी लिपिड, और वैक्यूम लिपिड। 3 प्रकार के लिपिड होते हैं, बस 3 प्रकार के होते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा जो है वो डीपली जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। नेक्स्ट है आपका लिपिड के बाद में जो आपका पोषक तत्व है वो है विटामिन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है भी आपके पेपर की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन, विटामिन का पुराना नाम विटामिन है। इसका जो नाम है विटामिन, यानी कि महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। विटामिन, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन ऊर्जा देने वाले यौगिक नहीं होते, यानी कि विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऐसा ये पूछा गया था प्रश्न, निम्न में से किस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन हमारे शरीर में महत्वपूर्ण जैविक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में महत्वपूर्ण जैविक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। 1881 में भारत में सबसे पहले ल्यूनिन ने विटामिन के बारे में बताया था। विटामिन का सिद्धांत हॉपकिंस द्वारा दिया गया था। फेडरिक हॉपकिंस थे भाई, इन्होंने इसका सिद्धांत दिया था। और इसके खोजकर्ता जो थे वो भी फ्रंक थे। फंक, विटामिन को किसने खोजा था? विटामिन को फंक ने खोजा था। किसने खोजा था? फंक ने। नेक्स्ट है विटामिन के प्रकार। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं भाई? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जो वसा में घुल जाएं वो होते हैं। एक कौन से होते हैं? पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, जो पानी में घुल जाएं। कुल यहाँ पर संख्या में देखिए, पानी में घुलने वाले विटामिन जो हैं उनकी संख्या 2 है। एक तो कौन सा है? बी, और एक कौन सा है? सी। इसके अतिरिक्त वसा में घुलने वाले जो विटामिन है ये आपका ए है, डी है, और आपका ई और के है। तो इस तरह से ये 2 प्रकार से विटामिन पाए जाते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, या फिर आपका वसा में घुलनशील है, अलग अलग है। तो देखिए इसमें एक ये आपका सूत्र है, कीड़ा शब्द आप याद रख सकते हो। जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन है उनके लिए आप एक शब्द याद रख सकते हो, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। ये आपके जो है वो वसा में घुलनशील है। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है। बी और सी जो है कॉम्प्लेक्स विटामिन बी होता है इनमें से। कई ये अलग अलग पर्सन है भी, जिस तरह से ब्यूटी विटामिन कौन सा विटामिन होता है? ई जो है वो ब्यूटी विटामिन होता है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है।
नेक्स्ट देखें क्या कहता है। ज़्यादातर विटामिन हमारे लीवर में संग्रहित होते हैं। जो लीवर में संग्रहित होने वाले विटामिन हैं वो कौन से हैं? ए, डी, ई और के, यानी कि जो कीड़ा शब्द जो वसा में घुलनशील थे वो हमारे लीवर में संग्रहित होते हैं। विटामिन बी वैसी हमारे मूत्र के माध्यम से पानी में घुलनशील होने के कारण से वे बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। विटामिन ए विटामिन ए विटामिन ए की बात करें तो देखिए रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और यह वसा में घुलनशील विटामिन है और यह संग्रहित विटामिन है, अर्थात लीवर में यह संग्रहित होता है। डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन है विटामिन ए। महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई। यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। यह नेत्र की क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि नेत्र की क्षमता को यह बढ़ाने वाला विटामिन है और यह प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करता है। ठीक है, आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन माना गया है। अब बात करें किसकी, इसका देखिए कॉन्सेप्ट आंखों का। आंखों की यदि मैं चर्चा करूं, आंख, इसमें भी कोन सेल और आपकी रोड सेल दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो शंकु कोशिकाएं, एक शलाका कोशिकाएं। ये अंधेरे में काम करती हैं, ठीक है, और इसके लिए विटामिन ये जरूरी होता है। ये रोशनी में काम करती हैं तथा तब वस्तुओं को रंग देने का काम भी करती हैं। ठीक है, ये इनकी कमी से, यानी कि विटामिन ए की कमी से आंखों की बीमारी होती है। इस या आंख का अपने आप में एक चैप्टर है भाई, तो हम अलग से करवाएंगे। इसमें थोड़ा सा आंखों के लिए जरूरी होता है, इस कारण से इसने दे दिया है। विटामिन ए की अनुपस्थिति में ऑप्सिन और रोडोप्सिन में बदल जाता है तथा अंधेरे में देखने की आंखों की क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन ए प्रोटीन रेडोप्सिन के निर्माण में सहायक होता है। यह आंसुओं के निर्माण में भी सहायक होता है। बीमारी देखिए, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, ये आप देखें यहाँ पे। एक तो नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी। रतौंधी का जो बीमारी है, रतौंधी की बीमारी, ये विटामिन ए की कमी के कारण से होती है। इसका दूसरा नाम है ये आपका नाइटोलोपिया। नाइटोलोपिया भी बोलते हैं इसको। और आपका जीरोफ्थेल्मिया की बीमारी भी इससे होती है। इसमें आंखों में सूखापन आ जाता है, आंखों में खुजली होना, आंखों में आंसू ना आना, सूखी आंखें हो जाना। ठीक है, क्रोनोइल की बीमारी होती है, क्रोनिया जो कि कार्निया, जो कि आंखों वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है, वो भी समाप्त हो जाता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। विटामिन ए के स्रोत, यहाँ पर देखिए बीमारियों की बात करें ना भाई, तो एक आंखों की बीमारी है जिसका नाम है कलर विजन या वर्णांधता। वर्णांधता की बीमारी बता दें आपको, ये भी जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक बीमारी है, इसने विटामिन जेनेटिक्स की बीमारी है, वंशानुक्रम बीमारी है। कलर वर्णांधता या कलर विजन की, इसमें विटामिन ए की कमी से नहीं होती है, ये वंशानुक्रम की बीमारी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए के स्रोतों की बात करें तो पादप उत्पाद है, पशु उत्पाद है। दूध के बने उत्पाद, जैसे जो सारे के सारे पशु उत्पाद दूध के बने उत्पाद हैं, या आपका मछली का तेल है, ये विटामिन ए हमें प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से किससे प्राप्त होते हैं, ये आपके देखें पेड़ पौधे, पीले पदार्थ, जो पीले रंग के पदार्थ होते हैं उनसे, मेथी, पालक, गाजर, पपीता, केला, आम, लाल तथा पीले रंग का वर्णक, ये सारे के सारे विटामिन ए के स्रोत हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें भी, विटामिन ए को हम वैक्सीनेशन के दौरान काम में लिया जाता है। वैक्सीनेशन के दौरान कौन सा विटामिन काम आता है? विटामिन ए। विटामिन के खोजकर्ता जो है हॉपकिंस है। कौन है? हॉपकिंस। रासायनिक, ये दोबारा से इसको वही आ गया अभी। माँ के दूध में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए जो हो माँ के दूध में उपस्थित होता है। माँ के दूध में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए जो हो माँ के दूध में उपस्थित होता है। विटामिन डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम जो है वो आपका कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। दूसरा विटामिन पढ़ रहे हैं हम। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस द्वारा और एडवर्ड मेलनवाई ने की थी। विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा में होता है। हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करती हैं। विटामिन डी विटामिन डी विटामिन डी के कैल्शियम
विटामिन डी में कैल्शियम होता है जो हमारे हड्डियों को और दांतों को मजबूत करता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष है। अभी कौन से विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन से समूह कारक तत्व जो है कोफैक्टर एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है तो जो विटामिन डी का निर्माण होता है? सेलेनियम। नेक्स्ट है विटामिन डी। देखिए विटामिन डी भी आगे चल के दो प्रकार की हो जाती है, D2 और D3। D2 और D3 विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी एक तो होती है आपकी रिकेट्स की जो बीमारी है ये सामान्यतः बच्चों में पाई जाती है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांतों का देरी से आना और खोपड़ी की हड्डियों का कमजोर होना। बोलेग्स, जांघ की हड्डियों का मुड़ जाना, सामान्यतः वयस्कों में यह बीमारी पाई जाती है। इसके बाद में नौकनी, झुकने, घुटने जो झुके हुए होते हैं। रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना, सामान्यतः वयस्कों में यह बीमारी होती है। और इसको जब यह बीमारी वयस्कों में होती है तो इसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं भाई। विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है, हड्डियां कमजोर होती हैं, बच्चों में हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। और बड़ों में हो जाए तो इसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। विटामिन डी के स्रोत सूर्य का प्रकाश, दूध के उत्पाद, अंडा, मांस, मीट, यकृत का भाग, ये सारे के सारे। इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। आपका सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। दूध के उत्पाद है, अंडा है, मांस है, मीट है, यकृत का भाग है, सूर्य का उत्पाद है, इन सभी से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो ये था भाई आपका। इसके बाद में है विटामिन ई। विटामिन ई को हम इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन भी इसको कहा जाता है। विटामिन ई की खोज जो है ईवस व ब्लोसर्स के द्वारा की गई थी। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। यह एक ऑक्सीकरण रोधी विटामिन है। कॉन्सेप्ट देखें इसका क्या है। हमारे शरीर में पाचन तथा श्वसन रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इस प्रक्रिया में कुछ मुक्त ऑक्सीजन के अणु भी निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ये मुक्त ऑक्सीजन के अणु हमारे कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देते हैं जिससे हमारी त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। विटामिन ई मुक्त ऑक्सीजन की अभिक्रिया को बंद कर देता है तथा हमारी कोशिकाओं को मरने नहीं देता है। यह प्रजनन प्रक्रिया में भी सहायक है। विटामिन ई की कमी से होने वाला बीमारी है एक तो मोतियाबिंद और एक बांझपन। विटामिन ई के स्रोत देख लीजिए भाई। विटामिन ई के स्रोत विटामिन वेजिटेबल ऑयल है, कोड लीवर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये विटामिन ई के स्रोत हैं। ठीक है, कंप्लीट फूड इसमें लेना पड़ता है। विटामिन के रासायनिक नाम इसका फिलोक्विनिन है और इसको निप्थोक्विन भी कहा जाता है। यह रुधिर का थक्का जमाने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, विटामिन ये रुधिर का थक्का जमाने में हमारी सहायता करता है। तो इस तरह से विटामिन के खोजकर्ता डम और डोजी हैं। विटामिन के का निर्माण हमारे बड़ी आंत में होता है। विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। इसके स्रोत पालक, मेथी, गोभी, पत्ता गोभी, चिकन, यकृत आदि इसके स्रोत हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अब जो आपका आ गया विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसके स्रोत खट्टे फल हैं। संतरा, नींबू, आंवला, अंगूर, अमरूद, आम इसके स्रोत हैं। यह कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। त्वचा तथा हड्डियां, मांसपेशियों की स्थिति को ठीक करता है। घाव भरने में यह सहायक विटामिन है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाला विटामिन है। यह वही आपका आयरन के अवशोषण में भी सहायक होता है। ऊष्मा संवेदी विटामिन है। गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाएगा? विटामिन सी जो है नष्ट हो जाएगा। यह भी एक ऑक्सीकरण रोधी विटामिन है। यह हमें कैंसर की बीमारी से बचाता है। ठीक है, एंटी कैरियोनोजेनिक है। यह दूध तथा अंडों में नहीं पाया जाता है। ये विशेष है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अंडों में कौन सा नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी की अधिकता से होने वाला, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग आएगा भी, अधिकता से नहीं होने। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? शक्कर भी है। इसमें दांतों में जो है वो फोन आता है। ज़्यादा शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति देखें,
ज्यादा शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों में विटामिन बी तथा सी की कमी पाई जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बार बार मूत्र का त्याग करते हैं, जिसमें विटामिन बी तथा सी पानी में घुलनशील होने के कारण से मूत्र के रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स संयुग्म में विटामिन है, रासायनिक नाम इसका थायमीन है, यानी कि कॉम्प्लेक्स विटामिन है यह विटामिन सी, जो है रासायनिक नाम क्या है इसका, थायमीन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या संयुग्मी विटामिन है, रासायनिक नाम थायमीन है। थायमीन असल में विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। स्रोत दूध, अंडा, हरी सब्जी, तो ये कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या बताया, थायमीन है। स्रोत बीज, काजू, चावल, अंकुरित अनाज भी इसके स्रोत होते हैं, दालें इसका स्रोत होती हैं। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग बेरी रोग होता है। तंत्रिका तंत्र में कमजोरी, मांसपेशियों को अस्थीकर होना, ये इसके लक्षण हैं। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम जो है वो राइबोफ्लेविन है। स्रोत दूध और दूध से बने उत्पाद। विटामिन बी2 की कमी से होने वाली बीमारी ओंठ जीभ फट जाना होता है, फिलोसिस की बीमारी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम नाइसिन है। निकोटीन अम्ल और निकोटीन अम्ल इसको कहा जाता है। मशरूम, हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग देखिए, पहला ग्रह की बीमारी विटामिन बी3 से होती है। बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। स्रोत आंवला, दूध, अंडा, हरी सब्जियां। कमी से होने वाले रोग, बालों का विकास रुकना, सफेद बाल झड़ होना आदि। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। और भाई आपका कमी से होने वाला रोग, मिल्ड एनीमिया, गुर्दे की पथरी, तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव आदि। स्रोत इसके पालक, हरी सब्जियां हैं। विटामिन बी से उनका रासायनिक नाम बायोटीन है। कमी से होने वाला रोग, बालों का झड़ना, गंजापन, सिर की त्वचा में संक्रमण आदि। विटामिन बी9 देखिए, रासायनिक नाम इसका मेलिक अम्ल है, फोलिक अम्ल। स्रोत मेलिक अम्ल या फोलिक अम्ल। स्रोत सेब, नारियल पानी। कमी से होने वाला रोग, इसमें मैग्लोप्लास्टिक एनीमिया होता है। आरबीसी का सामान्य आकार हो जाता है, आरबीसी कम हो जाती है। विटामिन बी12 का नाम ये इंपॉर्टेंट है भी, साइनोकोबाल्मिन है। स्रोत पालक, इसका निर्माण हमारी बड़ी आंत में होता है। कमी से होने वाला रोग इसका परनिशियस एनीमिया है। अपरिपक्व आरबीसी तंत्र का असामान्य हो जाना। तो ये था भाई आपका विटामिन के बारे में। तो हमने आज कौन कौन से पोषक तत्व पढ़े, हमने लिपिड पढ़ा, इसके अतिरिक्त हमने भी आपका प्रोटीन पढ़ा, और इसके अतिरिक्त आपका कार्बोहाइड्रेट पढ़ा और विटामिन पढ़ा। 4 पोषक तत्व आज हमने पढ़े हैं, शेष को हम कल करेंगे। तो उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। सारे के सारे आपके ये बता दें, नोट्स लेके एक एक पॉइंट जो है वो आप उतारते चलिए, और ये भी नहीं हो तो एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, आपका टच जो है वो बना रहेगा। नहीं तो देखो सारे काम होंगे भाई, एग्जाम भी होगा, और आपके जो है तैयारी के लिए फिर भी आपको समय मिलेगा 15-20 दिन, तब सारा का सारा जो बहुत ही हैवी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आप इसको मेंटेन रखते हो तो लॉकडाउन खुलेगा, फिर एग्जाम होगा, तब ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। धन्यवाद।